गिरिजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत अरसे बाद अपने घर में आने के लिए कैसा महसूस कर रही हैं? आकाशवाणी आपका बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे पुराने दिन लौट आया हूँ। पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इतने दिनों से, जब से कोविड हुआ, आपने प्रोग्राम किए। मैं लगातार सुन रही हूँ और उसमें अवेयरनेस के साथ साथ आप जो दूसरी समस्याएं भी उठाते हैं वो अपने आप में बहुत सटीक है। और मुझे तो खैर यही लगता है, हमेशा आकाशवाणी, दूरदर्शन यहाँ जाना कि मैं अपने घर में लौटी हूँ। और यही वजह रही कि मैंने अभी भी INB मिनिस्ट्री को लिखा था कि पुराने जो प्रोग्राम थे हमारे टाइम के वो दिखाओ, और उन्होंने दिखाने शुरू किए। मैं धन्यवाद देती हूँ। डॉक्टर व्यास, आप लगभग 35 साल से भी ज्यादा समय हो गया राजनीति में सक्रिय हैं। ये छोटा समय नहीं होता, बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारा कठिन समय आपने देखा, वक्त देखा। लेकिन जो पिछले 3 महीने निकले ये थोड़े बहुत चैलेंजिंग थे। आप जनप्रतिनिधि भी हैं। इन 3 महीनों का ये चैलेंज जो खासतौर पर कोविड-19 के बाद आया, इसको आपने कैसे लिया? देखिए, वास्तव में बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एक तरफ तो खुद का प्रोटेक्शन करना, दूसरी तरफ जो देश की हालात है उसके साथ वो करना, अपने आप को, पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू को रखना, और आम आदमी जिससे मैं जुड़ी हूँ, जो मेरा आधार है और जिसको मैं सोचती हूँ मेरा परिवार है, वो लोग जब कष्ट में हो, जब उनको अनाज नहीं मिलता हो, जब वो अस्पताल ले जाने के लिए उनको उस पर नहीं हो, और उस समय पानी नहीं आता हो, तो ऐसी हालात में हम लोगों का काम करना थोड़ा और भी मुश्किल था। लेकिन अभी पार किया है और थोड़ा सा और पार किएंगे। मैं उदयपुर की जनता को बहुत देना चाहती हूँ। बहुत समझदार जनता है, उन्होंने अपने आप को समझा, और जहाँ जहाँ भी प्रशासनिक दृष्टि से जरूरी था, चाहे कर्फ्यू लगाना, चाहे उस चीज वहाँ पर बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ढंग से करना, पूरा अच्छा किया। और थोड़ी सी मुझे लगता है कि कहीं चूक हो गई थी जिसके कारण हमारे बड़े थे, लेकिन बहुत जल्दी उस पर काबू पा लिया गया। जनता ने उसे एक्सेप्ट किया, स्वागत किया, कठिनाइयों में भी जिए। और अब एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने है, जो मैं उनकी बड़ी बहन, माँ, जो भी कह दें, उसके नाते कहना चाहती हूँ कि अब अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। वर्ल्ड वॉर में जब वर्ल्ड वॉर के बम चलते लोगों ने सीख लिया था, और मुझे याद है मैं किसी की बायोग्राफी पढ़ रही थी, जर्मन राइटर की, उन्होंने लिखा कि जब बम के धमाके उसके बीच भी हम लोग नींद ले लेते थे। तो सीखना पड़ेगा, अपने आप को ढालना पड़ेगा, कोरोना से बचना पड़ेगा, जीना, दूसरों को जिलाना पड़ेगा। डॉक्टर व्यास, आप इतने सालों से सजग सक्रिय हैं और अभी भी इतनी पॉजिटिव हैं, इस उम्र में भी आप लोगों को प्रेरित करती हैं। आपके भीतरी ऊर्जा कहाँ से आती है? जनता से आती है और ईश्वर से आती है। मैं एक ही चीज मांगती हूँ, मैंने कभी कुछ भगवान से मांगा नहीं कि जो मेरे लिए शुभ हो तो करना, लेकिन मैं जनता का काम कर सकूं, इतनी शक्ति मुझे जरूर देना कि मैं मृत्यु की शैया करके कोई न कोई आखिरी काम जनता का कर सकूं। खास तौर पे इन दिनों आपके पास, आप इस शहर की बड़ी बहन है, लोग बहुत सारी समस्याएं लेकर घर का समझ कर भी आए होंगे। कौन कौन से लोग आपके पास इन दिनों आए दरवाजा खटखटाने? क्या क्या समस्याएं लेकर आए और उनकी क्या क्या मदद आपने की? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि अनाज नहीं मिल रहा था। राजस्थान सरकार बहुत कोशिश कर रही है और अब मिलना भी शुरू हुआ है। हमने पार्षदों को तक नीचे बांट दिया और उसके बाद में देखा है कि काफी कुछ इसका अच्छा रिजल्ट आया। मैं प्रशासनिक अधिकारियों की भी तारीफ करना चाहती हूँ, जिन्होंने कम से कम इस मुश्किल को पार कराया। दूसरी समस्या खास करके रमजान के महीने में भी आई थी और उसके बाद लगातार आ रही है कि पानी नहीं आ रहा था। कुछ समस्या लोगों के रोजगार की थी, जो जिसके लिए आते थे कि ठेले नहीं लगाने दे रहे हैं, या कर्फ्यू है इतने दिनों से, या सब्जी वालों की खास करके समस्या थी, सब्जियां सड़ रही हैं, बेच नहीं पा रहे हैं, बैठने की जगह। तो उन सभी समस्याओं को सुलझाना, और सबसे बड़ी बात है कि धैर्य के साथ उसको, लोगों को ये बात समझाना कि उसको धैर्य के साथ लेना है। इसमें न तो बहुत ज्यादा इमोशनल होना है, न ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करना है। अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए आपके बाकी चीजों का ध्यान हम लोग रखेंगे
और हम लगातार सरकार के कांटेक्ट में थे। डॉक्टर व्यास, ये जंग दरअसल अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि वायरस जो है अभी भी, वैसे ये बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं हो सकता है इसका पीक अब आए। ऐसे में एक समस्या और आती है कि बहुत सारे लोगों के पास रोजगार नहीं है, जो घर में बैठे थे उनका भी रोजगार छिन गया। खासतौर पे गरीब लोग जो ठेला लगाते थे या छोटे मोटे काम करते थे, वो लोग भी आपके पास आते होंगे, उनकी भी समस्याएं होगी। बहुत सारे लोग मजदूर भी, धीरे धीरे ये लोग भी कुछ न कुछ चाहेंगे आने वाले समय में लोगों को थोड़ा सा रोजगार मिल सके, उनका पेट भर सके स्वाभिमान से। इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकारें दोनों कह रही हैं कि हम प्रवासियों को भी और गरीबों को भी रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। नरेगा शुरू करके नरेगा से बहुत फायदा मिला है गाँव में, और इसी तरह की प्रॉब्लम, इसी तरह की समस्या का सुलझाना हमारे शहरों में भी होना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात हुई कोरोना के दौरान, जो सबसे कि मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया। मिडिल क्लास के पास भी कल का खाना नहीं होता है, इस बात को देखना पड़ता है। ठीक है, आज की रोटी वो कमा लेते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं हो पाया था, तो उसमें उनको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। सरकार ने इकोनॉमिक पैकेज दिया है, यदि उसको सही ढंग से लागू किया जाए तो मैं सोचती हूँ कि जो छोटे उद्योग हैं, छोटे उद्योग धंधे, विशेषकर ठेले वगैरह का जिक्र तो करते हैं, तो और जहाँ पर दाढ़ी पे बैठते हैं लोग, जो प्रवासी आ रहे हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था, उनको कैश चाहिए। और लोग हमारे पास भी आते हैं, मेरे पास तो ज़्यादा पैसे नहीं होते, मैंने ज़िंदगी में पैसे को मैं तो दिया भी नहीं, देना चाहती भी नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ होता है उसमें बांटते हैं लोगों से। तो लोगों ने यही कहते थे कि मैडम आप अनाज तो दिला दोगे, तेल कहाँ से लाएंगे, बनाने का खाना कहाँ से लाएंगे, गैस सिलेंडर कहाँ से लाएंगे। समस्या उनकी वाजिब है, और ऐसी हालत में जो कैश देने वाली सरकार का मंतव्य है, वो जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा कर लेना चाहिए। आप जो है मंत्री रही, हाउसिंग की भी इंचार्ज रही भारत सरकार में, थोड़ा सा ये बताएं कि अब एक नई समस्या, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं और बेघर भी हैं, क्या कुछ किया जाए, क्या सुझाव देंगे जिस वजह से बहुत सारे लोगों को घर का मकान मिल सके? देखिए, इसमें 3 तरह की प्लान होनी चाहिए। एक तो इमीडिएट प्लान, इमरजेंसी प्लान, दूसरी है मिड टर्म, और तीसरा है लॉन्ग टर्म। हम लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए तो जो मकान का किया था उससे बहुत फायदा मिला। पहले केवल 1 लाख रुपए मिलता था, 1 लाख में क्या होता है, तो मैंने उसको 3.5 लाख किया, ताकि लोगों को 1 कमरा, 1 रसोई और 1 छोटा सा बरामदा, बाथरूम इतना मिल सके। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि पूरा ध्यान अभी तो इमरजेंसी प्लान में लगाएं कि जो प्रवासी हैं, जो नीचे के हैं, जिनके पास आवास नहीं है, अभी जो दिल्ली और जयपुर, जो दिल्ली और बॉम्बे में बढ़ने का कारण है वो यही है कि आवास की सुविधाएं पूरी तरह से नहीं है। और जब एक छोटे से 6 बाई 6 के कमरे में 15-15, 20-20 लोग रहते हो, तो नेचुरली इस तरह का बढ़ना वाजिब है। तो उस हालात में उनके लिए शॉर्ट टर्म प्लान में अभी कुछ दिनों के लिए, 2 साल के लिए भूल जाए, और जिन लोगों के पास मकान नहीं उनके लिए पूरी तरह से, कि जिसमें सरकार की जमीन और 3.5 लाख रुपए उनको, चाहे वो अपना आप बनाए, लेकिन खुद ही सरकार बना के दे तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, शेल्टर होम्स भी बहुत होने चाहिए। शेल्टर होम्स के लिए क्या डॉक्टर व्यास आप सुझाव देंगे? ये तो राज्य स्तर पर भी ये कार्य हो सकते हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि इसको इमरजेंसी प्लान के रूप में लेना चाहिए, और इसीलिए राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार हो। और मैं एक बात कह रही हूँ, इसमें न केंद्र और राज्य सरकारों को लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि कॉपरेशन से काम करना चाहिए। अब जब इकोनॉमी भी आपकी डाउन हो, जब आपका रहने का मकान भी नहीं हो, जब रोजी रोटी कपड़ा भी नहीं हो, तो इंसान कैसे जिए? तो निकल गया, और जब प्रवासियों ने आना शुरू कर दिया तो नेचुरली अपने साथ कोरोना भी लाया। प्रवासियों में एक और समस्या धीरे धीरे आ रही है कि हमारे बहुत सारे लोग, कामगार, मजदूर और यहाँ भी अच्छे लोग भी जो इधर अरब के मुल्कों में है, वे भी धीरे धीरे लौट कर आ रहे हैं, क्योंकि वहां भी उनके पास काम नहीं है। तो ये दबाव भी स्थानीय अर्थव्यवस्था पर और ज्यादा पड़ेगा। बिल्कुल, आपका कहना सही है। केवल अरब कंट्री में तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो पूरे वर्ल्ड में है, और अब उन्होंने आना शुरू किया है, तो उनको लाना, उनको व्यवस्थित करना, उनके रोजी रोटी का इंतजाम करना, ये सरकार पर निश्चित तौर पर बर्डन है।